है गाइस, आपका फिर से स्वागत है। दिस इज आशुतोष पांडे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखें। मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 अपलोड कर दिया, लेक्चर 1 जरूर देखें। और आइए मूव करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे। एक बार फिर से मैं इस चीज़ को बोलूँगा जो मैंने अभी तक बोला, ये ठीक है। अब की बार आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा ऊपर कैमरा के प्रॉब्लम से, तो माइंड मत कीजिएगा। जैसा कि आपका फिर से स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में, जिसमें मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि आपको हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की पूरी सीरीज़ देंगे। और उसके लिए मैंने कई बार ट्राई भी किया। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना पूरा फोकस करके जो मैं पे आपको कंटेंट दे रहा हूँ उस पर फोकस करें। और जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको समझने का कोशिश करें। मैं पक्का बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कई बार सेल्फ स्टडी करने के बाद में ही आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। शायद इतना अच्छा आपको कोई फील करा भी सकता है और नहीं भी करा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर को, क्योंकि इसका लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाइए, टाइप कीजिए आशुतोष द ट्रूथ ऑफ योर जर्नी, और या फिर उसको लिखिए ना लिखिए, लिख दीजिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बाई आशुतोष पांडे, आपके सामने आ जाएगा लेक्चर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। तो मैंने आपको एक सिंपल शब्द में बताया था कि डाइजेशन क्या होता है। अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है। किसमें? सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, मैं जो लिख रहा हूँ एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ, 2 मिनट टाइम लगेगा। अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है तो किसके द्वारा होगा? डाइजेशन के द्वारा होगा। एक ही बे है। और ये डाइजेशन कब होगा? डाइजेशन होता है एंजाइम की मदद से, आप सब जानते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं? जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में हमारे फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो हम खाने में खाते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं। ये इन सब का ब्रेकडाउन जो होता है सिंपल सब्सटेंस में, जो कि एब्जॉर्ब किया जा सके इन एब्जॉर्बल फॉर्म। ठीक है, तो उसे क्या बोल देते हैं? डाइजेशन बोल देते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो जैसे मैंने आपको टीथ के बारे में बताया था कि जो टीथ होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक थिकोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई था। कहा था मैंने कि जो थीकोडोंट होते हैं वो ऐसे टीथ होते हैं जो जबड़े में जड़े होते हैं, जा में। और डाइफोडोंट वो टीथ होते हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, सॉरी। ठीक है, और हेट्रोडोंट वो होते हैं जैसे मैंने बताया था कि ICP, MM, इंसिजर, कैनन, प्री मोलर, मोलर। मैंने आपको बताया था कि एडल्ट के लिए एक फार्मूला होता है 2123 डिवाइडेड बाई 2123 इंटू 2/2। अब अगर आप इंसिजर के लिए देखेंगे तो 2, कैनन के लिए 1, प्रीमोलर के लिए 2, मोलर के लिए 3। अब 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, यानी इंसिजर कितने होते हैं? 8। ये होगा आपका एडल्ट के लिए। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं बच्चों के लिए। मिल्क जिनके पास मिल्क टीथ होती है, तो बच्चों की बात करें तो उसमें होता है 2102/2102 इंटू 2/2। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसको नोट डाउन कर लो। तब तक मैं अगले टॉपिक पे कंटिन्यू करता हूँ जहाँ से मैंने कल आपको छोड़ा था। हम आज माउथ से लेकर कंप्लीट फिजियोलॉजी, माउथ से लेकर एनस तक देखेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसे राइट डाउन कीजिए, तब तक हम आपको भी आगे बता रहे हैं। ठीक है, बीस और कहीं जाइएगा मत छोड़ के। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है माउथ। ठीक है, माउथ से हम इस सारी चीज़ों को समझेंगे। देखो माउथ क्या होता है। माउथ एक ऐसा पार्ट है जहाँ से हम फूड को इंटेक करते हैं। ठीक है, अब फूड को जब हम इंटेक करते हैं तो मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स रहता है। जो टीथ होते हैं उसे तोड़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्म में टीथ तोड़ेंगे। टीथ तोड़ने के बाद में क्या करेंगे? टीथ तोड़ेंगे। एक मिनट, मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ, शायद दिक्कत हो रही होगी आपको, सॉरी। अब दिखाई दे रहा है? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा होगा यार। चलो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ बड़े अक्षरों में। मैंने बताया कि टीथ जो होते हैं वो क्या करते हैं? टीथ का काम होता है फूड को चबाने का, मतलब छोटे छोटे फॉर्म में इसको तोड़ना। अब इंसिजर, कैनन, प्रीमोलर, मोलर का अलग अलग काम होता है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यार क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड तो होना पड़ेगा ना। तो इंसिजर में बताया, कैनन बताया, प्रीमोलर बताया, मोलर बताया। अब टीथ मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस पे ब्रेक कर रहे हैं, तो ये टीथ का काम हो गया।
अब हमारे पास टंग होती है, मैंने बताया कि टंग में जो टंग होती है, जिस अब हमने आपको टेस्ट के बारे में बता दिया कि जो टंग का काम होता है, जो टंग होता है उसके ऊपर एक टेस्ट बर्ड पाया जाता है जिसका नाम है पेपली। ठीक है, पेपली। पेपली का काम क्या होता है, ये टेस्ट बर्ड होता है जो आपको टेस्ट बताता है कि खाने का स्वाद कैसा है। तो कई बार क्वेश्चन आया है तो आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि जो टंग होती है, इसे मान लीजिए टंग है, तो इसके ऊपर जो छोटे छोटे स्पोर होंगे आपके टंग के ऊपर, तो उसे कहते हैं पेपली। ठीक है, ये पेपली का काम होता है, ये टेस्ट बर्ड होता है जो बताता है कि आपके फूड का टेस्ट कैसा है। और ये जो टीथ, ये जो टंग होती है, ये फ्रेनुलम से अटैच्ड होती है। ठीक है, एक फ्रेनुलम है, फ्रेनुलम, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा इस पे, कई बार क्वेश्चन आया। तो फ्रेनुलम क्या होता है, ये टंग जो होती है इससे अटैच्ड होती है, बक्कल कैविटी की जो फ्लोर होती है। ठीक है, अब माउथ में हमारे स्लेवा होता है। ठीक है, स्लेवा, स्लेवा, स्लेवा का काम क्या होता है, फूड को पहले बोलस फॉर्म में चेंज करना। और बोलस फॉर्म में फूड कब चेंज होगा, जब हमारी टीथ जो है उस फूड को अच्छे से मलेंगी, फिर अच्छे से मलेंगी तो क्या होगा, फूड जो होगा बोलस थोड़ा सा लिक्विड बनेगा जिससे अंदर जाएगा फूड। अब फूड स्लेवा के द्वारा स्टार्च जो होता है माल्टोज में चेंज होता है। ठीक है, और हमारे स्लेवा में पाया जाता है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस होता है, कई सारे एंजाइम होते हैं। तो जब फूड जाता है बिंड पाइप में, वो सॉरी बिंड पाइप में नहीं जाता है, आइसोफेगस में आता है, तो ऐसे से जाता है, तो इससे होता है, इसमें एक मूवमेंट होती है जिसका नाम होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो जब खाना पहुंचता है तो किस मूवमेंट से पहुंचता है, जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो जो फूड स्टमक में जाता है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से आता है। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो जो फूड आपके स्टमक में गया वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से ही जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और फिर आपके स्टमक में जाएगा, तो जो आइसोफेगस स्टमक में जब खुलता है, स्टमक जो होता है आपका जे शेप होता है, ऐसे इसे फील कीजिए, डायग्राम नहीं सही बनता है, फिर भी ये जे शेप्ड का होता है। तो जो यहाँ पे एक स्फिनेक्टर पाया जाता है उसे कहते हैं गैस्ट्रो आइसोफेजल, गैस्ट्रो आइसोफेजल स्फिनेक्टर, आइसोफेजल स्फिनेक्टर, एक मिनट, आइसोफेजल स्फिनेक्टर। ठीक है, तो गैस्ट्रो आइसोफेजल स्फिनेक्टर का काम क्या होता है, ये जो होता है जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये जो स्टमक में इसकी आइसोफेगस की ओपनिंग होती है, उसमें जो स्फिनेक्टर पाया जाता है उसे कहते हैं गैस्ट्रो आइसोफेजल स्फिनेक्टर। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कि अब देखिए मैंने आपको बताया कि सलाइवा खाना को बोलस फॉर्म में चेंज करेगा, टीथ टंग मिलके। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा तो एक कॉमन पैसेज होता है जिसका नाम होता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए। तो मैंने कल भी आपको कल का लेक्चर देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। कल मैंने बहुत ही ब्रीफली बताया था आपको कि फेरिंग्स कहाँ पाया जाता है और कैसे होता है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज होता है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है। फेरिंग्स से ही आपका आता है आइसोफेगस, फिर स्टमक में आता है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे, जरा धैर्य रखें, इसको मैं एक बार रब कर दूं। और आई थिंक अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस इतना जानिए कि हमारे माउथ में सलाइवा होते हैं और जो सलाइवा होते हैं वो म्यूकस होता है, उसमें सलाइवरी अम्लाज होते हैं जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करते हैं। खाना बोलस बनता है माउथ में और आइसोफेगस में आता है। आइसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, उसके बाद में आइसोफेगस की ओपनिंग स्टमक में होती है, और जो स्टमक की ओपनिंग होती है उसे कहते हैं गैस्ट्रो आइसोफेजल स्फिनेक्टर, जो कि बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू आइसोफेगस होने से बचाता है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। जितना चीज़ें आपको बताया था उतना सारा आपको सुनने आ गया होगा। अब हम धीरे धीरे मूव करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक स्फिनेक्टर पाया जाता है, जैसे आइसोफेगस जब स्टमक में आता है, आइसोफेगस हो गया जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, जब ये स्टमक में आता है तो स्टमक मैंने बताया जे शेप्ड होता है। डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मेरा गलत डायग्राम बनता है, गलत मतलब कहने मतलब सही नहीं बनता है, डायग्राम सही नहीं है। तो ये यहाँ पे एक स्फिनेक्टर पाया जाता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रो आइसोफेजल स्फिनेक्टर। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जब आप खाना को इंटेक करते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो बैक फ्लो ना हो, ये बैक फ्लो ना कर पाए इसके लिए ये होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि चलिए मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अब स्टमक में क्या होता है, अब आप एक हेडिंग डालिएगा अपने कॉपी में सुंदर शब्दों में, स्टमक।
अब स्टोमक क्या है? स्टोमक जो है हमारा वो जे शेप्ड है, ठीक है, जे शेप्ड मान लिया। स्टमक में खाना 4 से 5 घंटे रहते हैं, 4 to 5 आवर। अब इसमें स्टमक में क्या होता है, 4 to 5 आवर रहेंगे। उसके बाद में स्टमक की ओपनिंग होती है। अब स्टमक का 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं फंडस, ठीक है। देखो एक बार एक मिसकंसेप्शन होता है, जैसे मैं एनसीईआरटी आपको कैसे दिखाऊं। जो स्टमक की ओपनिंग होती है, जो इसकी मतलब आइसोफेगस की ओपनिंग होती है, वो होती है कार्डियक में, ठीक है, कार्डियक में, सॉरी यहाँ पे कार्डियक होता है, इसकी ओपनिंग होती है कार्डियक में। और ये जो पार्ट होता है ये होता है आपका पाइलोरिक, यहाँ से, ठीक है, पाइलोरिक। और ये होता है बॉडी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे आइसोफेगस जब स्टमक में ओपन होगा तो इस स्फिंक्टर होगा, गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये जो पहला पार्ट होता है इसे कहते हैं फंडिक। इसमें क्या होता है, गैसेस स्टोर होती है। कार्डियक होता है, कार्डियक की ओपनिंग मतलब अगर आइसोफेगस ओपन हो रहा तो कार्डियक में ओपन होगा, ठीक है। अब कई जो पुरानी एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे, जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टमक होता है वो सी शेप्ड होता है, और जो नई एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है कि स्टमक जो होता है जे शेप्ड होता है। अब कई बार स्टूडेंट के माइंड्स में एक क्वेश्चन आते हैं कि क्या माने हैं कि ये सी शेप्ड होता है, जे शेप्ड होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। तो उसमें लिखा हुआ है सी शेप्ड होते हैं, ठीक है, तो सॉरी जे शेप्ड होते हैं। तो मैंने आपको बताया फंडिक, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक, ये 4 पार्ट होते हैं। कई बुक में 3 पार्ट दिए होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का ये 4 पार्ट। तो फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक और बॉडी, इसको हम मान के चलते हैं। अभी जो पाइलोरिक पार्ट है ये ओपन होगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो, फील करो यार, मेरे साथ फील करो। अब ये जब पाइलोरिक पार्ट ओपन होगा तो इसे बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। समझ में आया? बड़ा ही सरल है यार, बहुत ही सरल है, बस आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है। ये कंसंट्रेशन कैसे आएगा? कंसंट्रेशन लाने के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि अगर पाइलोरिक स्मॉल इंटेस्टाइन में सॉरी अगर 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 सुनिए ध्यान से सुनिए, एक मिनट, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होगा यार, गलती हो गई, माफ कीजिएगा। अगर स्टमक आपका डियोडिनम में ओपन हो रहा है, अगर स्टमक आपका डियोडिनम में ओपन हो रहा है तो इसे इस जगह से जहां से स्टमक की ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन बोला था, सही बोला था, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही उस स्फिंक्टर को नाम को क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर। मोहल्ले में हल्ला मचा दो, पाइलोरिक स्फिंक्टर। आई थिंक इतनी चीजें आपको पता होगी, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, 4 बार बोला हूं, इतना चीजें पता होगा। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर आपको पता चल गया। डियोडिनम, डियोडिनम किसका पार्ट है? देखो, डियोडिनम, डियोडिनम, जियोजिनम, इलियम, ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और कॉलम, सेकम, रेक्टम ये होगा लार्ज इंटेस्टाइन का। इतनी सारी चीजें पता हो गई यार। कल लेक्चर बनाऊंगा, आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क है, मुझे भी कुछ पढ़ना है तो मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन जो सीरीज मैंने चालू किया उसको मैं पूरा करूंगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा करूंगा। और फिजिक्स के मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि फिजिक्स के काइनेमेटिक्स पार्ट को मैं कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैं उसे पढ़ रहा हूँ। तो काइनेमेटिक्स में कराऊंगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे जहाँ से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, तो अगर हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं और अगर आपको चाहते हैं कि कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आए, उसे अच्छे से हम बताएं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक तो शेयर कीजिए। मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए और लाइक चाहिए, क्योंकि लाइक से मेरा उत्साह बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।